हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एसएनएस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड वेलकम टू पैडवॉक। तो ये कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स। हमने देखा था कि दो टाइप के मैकेनिकल सिस्टम्स क्या होते हैं, कैसे आप उससे नोडल डायग्राम बनाकर इक्वेशंस लिख सकते हैं, और कैसे आप फोर्स वोल्टेज, फोर्स करंट, टॉर्क वोल्टेज और टॉर्क करंट एनालॉगस नेटवर्क्स फाइंड कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 और 6 के बीच में काफ़ी गैप हो रहा है, तो एक बार मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा वो सभी चीज़ें जो हमने लेक्चर 5 में मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए देखी थी। 5 मिनट्स में रिकॉल करने के बाद फिर हम देखेंगे कि किस टाइप के कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईएससी के एग्जाम में, या फिर डिफरेंट पीएसयूज में भी, कहाँ पर आपको केयरफुल रहना जब आपके सामने मैकेनिकल सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर में ये सभी चीज़ आज हम कवर करेंगे, और जो भी लेक्चर्स हम यहाँ अपलोड करते हैं उस दिन के जो भी नोट्स होते हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पैडवॉक के टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं पैडवॉक ग्रुप टेलीग्राम, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आपके लिए मैंने लेक्चर नंबर 5 ओपन करके रखा हुआ है ऑलरेडी। ये लेक्चर नंबर 5 है जो कि हमने यहाँ पर देखा था। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि दो टाइप के मैकेनिकल सिस्टम्स हैं हमारे पास, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल जहाँ पर लीनियर मोशन है, रोटेशनल मतलब जहाँ पर आपका एंगुलर मोशन हो रहा है। फिर हमने देखा था कि हमारे पास ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में फोर्स इनपुट होगा और आउटपुट हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट या फिर लीनियर वेलोसिटी हो सकती है। तीन बेसिक एलिमेंट्स थे आपके पास, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर एलिमेंट्स। हमने देखा कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें से मास कितना फोर्स कंज्यूम कर लेगा, डैम्पर कितना फोर्स कंज्यूम करेगा, स्प्रिंग कितना फोर्स कंज्यूम करेगी। सिमिलरली हमने देखा रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में टॉर्क आपका इनपुट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर वेलोसिटी आपकी आउटपुट्स हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनर्शियल मास, टॉर्शनल डैम्पर एंड टॉर्शनल स्प्रिंग एलिमेंट्स। हमने देखा जब हम कोई टॉर्क अप्लाई करेंगे तो इनर्शियल मास में कितना टॉर्क कंज्यूम हो जाएगा, डैम्पर कितना टॉर्क कंज्यूम करेगा, स्प्रिंग कितना टॉर्क कंज्यूम करेगी। फिर हमने देखा कि हम इन मैकेनिकल सिस्टम्स के एनालॉगस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं। तो आपने चार टाइप के सिस्टम्स को कंपेयर किया। एक ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम हमने लिया जिसमें स्प्रिंग, मास और डैम्पर लगे हुए थे, हमने ये डिस्क्राइबिंग इक्वेशन लिखी। रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम के लिए भी आपके पास सेम इक्वेशन आई, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। आपने फिर सीरीज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लिया, वहां पर भी आपको इसी टाइप की इक्वेशन दिखी, और आपने पैरेलल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लिया, वहां पर भी आपको इसी टाइप की इक्वेशन दिखती है। ठीक है, तो हमने देखा ये सभी इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम दो तरह की एनालॉजी डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के केस में फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट एनालॉजी, और रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम के केस में टॉर्क वोल्टेज और टॉर्क करंट एनालॉजी। ये जो मैंने आपको रिवाइज करवाया ये उनके लिए है जो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 देख चुके हैं। अगर आपने मिस किया है तो आपको अपलोडेड मिल जाएगा प्लेलिस्ट कंट्रोल सिस्टम की, उसमें आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 5। आपको सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस्ड हैं, आपको वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास अगर ये चारों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो इस टाइप के हमारे पास कोफिशिएंट्स का रिलेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम फोर्स वोल्टेज, फोर्स करंट या टॉर्क वोल्टेज और टॉर्क करंट एनालॉजीज फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि हम नोडल डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपने देखा कि हमारे पास सिर्फ 3 स्टेप्स हमें ध्यान में रखने। जितने आपके पास डिस्प्लेसमेंट्स दिख रहे हैं, मतलब जितने मासेस आपको दिख रहे हैं उतने डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, उतने ही आपको नोड्स लेने हैं। और हमेशा जो मास है वो कनेक्ट होगा प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस के बीच में सॉरी। और जो दो आपके और एलिमेंट्स हैं, स्प्रिंग और डैम्पर, वो जैसी पोजीशन आपको मैकेनिकल सिस्टम में दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट होंगे। हो सकता है कि वो दो प्रिंसिपल नोड्स के बीच में कनेक्ट हों, हो सकता है कि वो हमारे क्या हो, एक प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट हो। तो ये सभी चीज़ें हमने देखी थी। नोडल डायग्राम बनाना हमने सीखा था। जैसे अगर हमारे पास ये एक मैकेनिकल सिस्टम था तो हमने इसका नोडल डायग्राम बनाया, ये हमारे पास नोडल डायग्राम आ गया। फिर हमने देखा इसके केस में कि कैसे हम इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन ये जो आपने लिखा है, ये फोर्स आपका इनपुट है अप्लाइड, और उसका जो इमीडिएट डिस्प्लेसमेंट है, जिस मास पर ये फोर्स अप्लाई किया गया उसका जो इमीडिएट डिस्प्लेसमेंट था, तो ये रेशियो से आपको ट्रांसफर फंक्शन मिला। तो हमने यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना भी सीखा, और फिर हमने इन इक्वेशंस में मैनिपुलेशन करके, जो हमने देखा था मॉडिफिकेशन करके, हमने फिर इसके अकॉर्डिंग फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट एनालॉगस नेटवर्क भी निकालना सीखा। हमारे पास ये दो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स आ गए थे, इसको आपने कहा ये फोर्स वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क है। और फिर रिप्लेसमेंट के थ्रू आपने टॉर्क करंट, फोर्स करंट एनालॉगस नेटवर्क के लिए भी इक्वेशंस फाइंड की, और आपने ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शो किया। आपने कहा ये फोर्स करंट एनालॉगस नेटवर्क है। अगर आपने ध्यान दिया तो आपने ये देखा था कि हर केस में जो आपका नोडल डायग्राम होगा एग्जैक्टली सिमिलर आपका क्या बनेगा, फोर्स करंट एनालॉगस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनेगा। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम यहीं से आगे डिस्कशन अपना शुरू करेंगे, और आज हम देखेंगे कि फोर्स वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क कुछ स्पेशल केसेस में आप कैसे फाइंड कर सकते हैं।
फोर्स करंट एनालॉगस नेटवर्क की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमेशा ये नोडल डायग्राम के ही जैसा होगा। तो दो तीन प्रॉब्लम्स के थ्रू हम ये नोडल डायग्राम भी फिर से ड्रॉ करना अपना, उसमें हम थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो लेक्चर में मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख कर रख लिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले देखिए, आपने जो चार इक्वेशंस देखी थी, ठीक है, तो जो चार इक्वेशंस आपने देखी थी, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। जैसे ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम था आपके पास, तो आपने जो इक्वेशन लिखी थी वो ऐसी थी। ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के केस में आपने कहा कि जो फोर्स होगा हमारा वो तीन एलिमेंट्स में कंज्यूम होगा। तो आपने ये इक्वेशन लिखी थी, F इज इक्वल्स टू m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस b इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस k इंटू एक्स। फिर टॉर्क के केस में आपने लिखा था T इज इक्वल्स टू टॉर्क इज इक्वल्स टू J इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस b इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस k इंटू थीटा। सीरीज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के केस में आपने वोल्टेज को लिखा था V इज इक्वल्स टू L इंटू डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। नेक्स्ट हमने लिखा था प्लस दैट इज R इंटू डी क्यू अपॉन डी टी एंड प्लस 1 अपॉन C इंटू क्यू। और लास्ट हमारे पास इक्वेशन थी करंट के केस में, I इज इक्वल्स टू लिखा था अपने C इंटू डी टू फाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई R इंटू डी फाई अपॉन डी टी एंड प्लस 1 अपॉन L इंटू फाई। तो ये हमारे पास जो चार इक्वेशंस थी, इन्हीं चार इक्वेशंस को कंपेयर करके आपने एनालॉजी भी देख ली थी। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो फोर्स, टॉर्क, वोल्टेज एंड करंट। फोर्स के केस में आपने लिखा है कि जो काम हमारा यहाँ पर मास, स्प्रिंग, डैम्पर, मास, डैम्पर, स्प्रिंग, उसके बाद लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी का है, वही सेम रिलेशन आपको दिखा यहाँ पर। J इनर्शियल मास, यहाँ पर भी टॉर्शनल डैम्पर को नॉर्मली हम B से ही रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्शनल स्प्रिंग को भी आप K से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी थीटा थी और ये हमारे पास यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा था और एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास थी ओमेगा। ऐसे ही फोर्स वोल्टेज के केस में आपने देखा ये वैल्यू L R 1 अपॉन C। जैसा यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वैसा यहाँ पर टर्म क्या था हमारे पास, चार्ज Q था। और जैसे आप dx अपॉन dt को v कहते हैं या d थीटा अपॉन dt को ओमेगा कहते हैं, वैसे ही dq अपॉन dt को हम क्या कहते हैं, करंट I कहते हैं। और ऐसे ही करंट के केस में आपने देखा था ये वैल्यूज जो थी आपके पास वो C 1 बाई R 1 बाई L। और जैसा यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या चार्ज था, यहाँ पर आपके पास फ्लक्स था फाई। और जैसे आप लिखते हैं dq अपॉन dt इज इक्वल्स टू करंट, वैसे ही आप जानते हैं d फाई अपॉन dt इज इक्वल्स टू वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या था आपके पास, ये भी था। तो अब इतनी चीज़ें हमें रिकॉल हो गई हैं। तो अब हम चलिए डायरेक्टली चलते हैं प्रॉब्लम्स पर और देखते हैं हम कैसे नोडल डायग्राम बनाएंगे, कैसे फोर्स वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क हम फाइंड करेंगे। फोर्स करंट हमने कहा कि हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल वो नोडल डायग्राम जैसा ही बन जाएगा, तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो देखिए, एक मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर रखा है। पूछा गया आपसे, फाइंड द फोर्स वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क फॉर द मैकेनिकल सिस्टम शोन इन फिगर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर दो मासेज हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पर स्प्रिंग, डैम्पर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक डैम्पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं और फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया गया है मास m1 पर। हमें इसके लिए फोर्स वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क अगर फाइंड करना है तो पहले हमें इसका नोडल डायग्राम बनाना पड़ेगा। नोडल डायग्राम से इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी और उन इक्वेशंस पर फिर ये जो हमने अभी जो टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, रिप्लेसमेंट्स करेंगे, तो हमें फोर्स के करस्पॉन्डिंग हमें वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें नोडल डायग्राम बनाना। तो नोडल डायग्राम बनाने का पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था, जितने डिस्प्लेसमेंट्स दिखेंगे उतने ही हमें नोड्स लेने हैं। दो मासेस दिख रहे हैं, हमें कितने डिस्प्लेसमेंट्स दिख रहे हैं, दो डिस्प्लेसमेंट्स x2 और x1। तो सबसे पहले हमने बनाना शुरू किया नोडल डायग्राम। तो अगर हमने बनाया नोडल डायग्राम, तो ये हमने एक रेफरेंस ले लिया, ये हमने ले लिया एक रेफरेंस।
और हमारे पास दो नोड्स हमें लेने हैं क्योंकि हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं। तो एक हमने नोड ले लिया ये और एक हमने नोड ले लिया ये हमारे पास x2 और ये x1 नोड है। अब देखिए इस प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट क्या है, आप सबसे पहले तो कनेक्ट कर लीजिए सभी चीज़ों को। जैसे आपने ये x1 जो डिस्प्लेसमेंट था वो m1 मास का था, आपने कहा मास हमेशा प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट होगा, तो आपने m1 का जो डिस्प्लेसमेंट था x1 और जो रेफरेंस है इसके बीच में आपने ये मास कनेक्ट कर दिया m1। ये आपका पहला मास कनेक्ट हो गया m1। और क्या है हमारे पास x1 नोड से अगर देखेंगे आप तो x1 नोड इसी मास m1 पर आपने फोर्स अप्लाई कर रखा है F, तो अवे फ्रॉम द रेफरेंस किया आपने ये एक फोर्स अप्लाई कर दिया यहाँ पर F, ये आपके पास फोर्स अप्लाइड है F। और क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है कि x1 से x2 के बीच में देखिए जैसे आपके ये जो m2 है, m2 का डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो आपने x2 और रेफरेंस के बीच में आपने ये मास कनेक्ट कर दिया m2, x2 और रेफरेंस के बीच में ये हमने m2 मास कनेक्ट कर दिया m2। ठीक है, अब देखिए हमें दिख रहा है ये जो स्प्रिंग K3 है ये किस किस के बीच में लगी है, m1 और m2 मास के बीच में। इसका डिस्प्लेसमेंट है x1, इसका डिस्प्लेसमेंट है x2, तो हम x1 और x2 के बीच में हम ये स्प्रिंग कनेक्ट कर देते हैं K3। तो ये हमने x1 और x2 नोड के बीच में ये हमने एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी, ये हमने x1 x2 के बीच में एक नोड स्प्रिंग कनेक्ट कर दी, इसको ना हमने नाम दे दिया K3। अब आपको और क्या दिख रहा है कि x1 और x2 के बीच में ही मतलब m1 और m2 के बीच में ही ये कॉम्बिनेशन भी कनेक्टेड है। और इस पूरे प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि ये दोनों एलिमेंट्स एक साथ कनेक्टेड आपको दिख रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही इस क्वेश्चन के लिए लेने का मेन मोटिव है। तो K1 और B1 दोनों हमारे किस किस के बीच में कनेक्टेड हैं, M1 और M2 के बीच में। तो हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग और ये एक डैम्पर ये हमने कनेक्ट कर दिया फिर से कहाँ पर, x1 और x2 के बीच में। इनका नाम लिख दीजिए, क्या नाम है इनका, K1 एंड B1। तो ये है आपका K1 और ये है आपका B1। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ये हमारा B1। चलिए और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, ये आपने कनेक्ट कर दिया, फोर्स आपने दिखा दिया, x1 ले लिया, ये दोनों चीज़ें आपने ले ली। अब m2 और रेफरेंस के बीच में आपको दिख रहा है एक स्प्रिंग कनेक्टेड है K2 और एक डैम्पर भी कनेक्टेड है B2। तो आपने यहाँ पर आपने एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी K2, एक आपने डैम्पर भी कनेक्ट कर दिया। चलिए मैं इधर बना देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप इस तरफ लें कहीं भी ले, ये तो बस रिप्रेजेंटेशन के लिए है। तो ये आपने एक डैम्पर भी कनेक्ट कर दिया, ये डैम्पर का नाम है B2। ठीक है, और क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं, आपने ये दोनों चीज़ें ले ली। एक डैम्पर आपको और दिखाया गया B3 के नाम से, जो फिर से आपको दिख रहा है कि मास M2 और रेफरेंस के बीच में कनेक्टेड है। तो आपने एक और डैम्पर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, एक और हम यहीं पर डैम्पर कनेक्ट कर देते हैं, इस डैम्पर का नाम है हमारे पास, ये हमारा डैम्पर B3। तो चलिए ये बन गया आपका नोडल डायग्राम। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर आप चीज़ों को आराम से देख रहे हैं कंटिन्यूसली, अगर आपने चीज़ें देखी हैं तो आपको ये नोडल डायग्राम तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आप इस नोड पर अगर इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, इस नोड x1 पर अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो आप लिखते सबसे पहले F इज इक्वल्स टू, क्योंकि यही फोर्स है जो कंज्यूम होगा बाकी जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो F इक्वल्स टू हम इस m1 में फोर्स कंज्यूम्ड लिख लेंगे, m1 इंटू d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर। इस स्प्रिंग K3 को हमने देखा तो ये x1 और x2 के बीच में कनेक्टेड है, तो इसमें भी हम फोर्स कंज्यूम्ड लिख लेंगे, दैट इज K3 इंटू x1 माइनस x2। लेकिन अब ये डैम्पर आपको जो दिख रहा है ये x1 और इस डैम्पर के बाद अगर कोई नोड होता तो आप इस डैम्पर में फोर्स कंज्यूम लिख पाते। वो वैल्यू क्या होती, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी नोड होता तो x1 माइनस x2 ये हमारे पास आता डी बाई डी टी ऑफ b1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2, ऐसा आप लिखते हैं। लेकिन यहाँ आपको जब भी ऐसी कंडीशन दिखे कि दो एलिमेंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया है तो आपको तुरंत ये समझ जाना है कि हमें इक्वेशंस लिखने के लिए यहाँ पर एक डमी नोड कंसिडर करना पड़ेगा। तो डमी नोड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है अगर कि दोनों एलिमेंट्स एक साथ कनेक्टेड हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक डमी नोड कंसिडर किया, लेट्स से इट इज x, ये हमने कंसिडर किया x, ये क्या हमारा, इट इज अ डमी नोड। ये नोड था नहीं, हमने अपनी इक्वेशंस लिखने के लिए इसको एज्यूम किया है, इक्वेशंस लिखने के बाद हमारा ये इसका काम भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब हम चाहें तो इक्वेशंस लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर हम नोड x1 पर इक्वेशन लिखेंगे तो हमने लिखा एट नोड x1 नोड पर क्या इक्वेशन है, देखिए सबसे पहले हमें दिख रहा है
x1 नोड पर ही फोर्स आपने अप्लाई किया, तो F इज इक्वल्स टू वो फोर्स कंज्यूम होगा, किस किस में कंज्यूम होगा? पहला है मास m1, तो क्या लिखेंगे हम? इस मास का डिस्प्लेसमेंट है x1, तो हम लिखेंगे m1 इंटू d2x1 अपॉन dt स्क्वायर। नेक्स्ट, यह हमें एक स्प्रिंग दिख रही है K3, इस स्प्रिंग में कितना फोर्स कंज्यूम होगा? तो K इंटू एक्स, हमारा जो भी x नेट डिस्प्लेसमेंट आप लेते हैं, तो आप अगर x1 नोड पर इक्वेशन लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसमें आप? K3 इंटू x1 माइनस x2, जिन दोनों नोड्स के बीच में ये आपका कनेक्टेड है, तो हमने इस स्प्रिंग के लिए लिख दिया K3 इंटू x1 माइनस x2। अगर हम x2 नोड पर लिख रहे होते तो हम x2 माइनस x1 लिखते, ठीक है। चलिए, अब आप यहाँ अगर देखेंगे तो आपको नेक्स्ट दिख रहा है कि यहाँ इस नोड x1 से ये डैम्पर भी कनेक्टेड है, तो अब आप इस डैम्पर के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? b1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x, किन दोनों नोड्स के बीच में कनेक्टेड हमारा डैम्पर? x1 और डमी नोड x के बीच में, तो आपने इसके लिए इक्वेशन लिखी प्लस b1 इंटू, इज इट b1? यस, b1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x। तो देखिए, आपने इस नोड से कनेक्टेड जो भी चीज़ें थी इसको कंसीडर कर लिया, इस मास को कंसीडर कर लिया, इस स्प्रिंग को और इस डैम्पर को कंसीडर कर लिया आपने, ठीक है। तो x1 नोड पर इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब चलिए, अब हम चलते हैं किस पर? x2 नोड पर। तो नेक्स्ट अगर हम लिखें एट नोड x2, एट नोड, पहले हम डमी नोड पर ले लेते हैं, तो एट डमी नोड, एट डमी नोड x, डमी नोड x पर क्या इक्वेशन बनेगी? देखिए, तो इस डमी नोड पर आपको एक ही आपको दिख रही, दो चीज़ें दिख रही हैं इस डमी नोड से, एक ये डैम्पर कनेक्टेड है और एक ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, और यहाँ पर कोई इस नोड पर फोर्स तो अप्लाई किया नहीं है आपने, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम? जीरो इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर फोर्स अप्लाइड की वैल्यू जीरो है, तो हमने लिखा जीरो इज इक्वल्स टू, एक डैम्पर है आपका b1 इंटू क्या लिखेंगे आप? डी बाई डी टी ऑफ, हम x नोड पर लिख रहे हैं, डैम्पर किस किस के बीच में कनेक्टेड है? x और x1 के बीच में कनेक्टेड, तो क्या लिखेंगे हम? डी बाई डी टी ऑफ, क्योंकि हम x नोड पर लिख रहे हैं तो हमने पहले x लिखा, x माइनस x1, ये हमने इसकी इक्वेशन लिखी है, b1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x माइनस x1। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इस k के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? k इंटू एक्स होता है फोर्स कंज्यूम्ड, जीरो इज इक्वल्स टू आप लिख रहे हैं, तो यहाँ इसमें कितना फोर्स आएगा? तो आप लिखेंगे k1 इंटू, क्योंकि आप x नोड पर लिख रहे हैं तो डायरेक्टली लिखेंगे x माइनस ये नोड जिन दोनों के बीच में आपकी ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, k2, तो ये हमने लिखा k1 इंटू एक्स माइनस x2, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखिए, इस नोड पर और तो कोई चीज़ है नहीं, यही दोनों एलिमेंट्स थे, इन दोनों के लिए आपने इक्वेशंस लिख ली। अब हम चलते हैं नोड x2 पर, तो अगर आप देखें एट नोड x2 तो क्या इक्वेशंस होंगी? तो यहाँ पर लिखा आपने एट नोड x2 नोड पर देखिए फिर से कोई फोर्स अप्लाई आपने नहीं किया, तो जीरो इज इक्वल्स टू, इस नोड पर कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं है, तो जीरो इज इक्वल्स टू, इस m2 मास में कितना फोर्स कंज्यूम होगा? m2 इंटू डी टू x2 अपॉन डी टी स्क्वायर, इस नोड का जो डिस्प्लेसमेंट है इस मास का वो x2 है, तो क्या लिखा आपने? m2 इंटू डी टू x2 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट हमारा क्या है? देखिए, दो डैम्पर्स हैं जो कि इस नोड x2 और रेफरेंस के बीच में कनेक्टेड, एक डैम्पर है आपका b3 और एक डैम्पर है आपका b2, तो इन दोनों के लिए लिखेंगे हम, b2 के लिए लिखा आपने पहले, तो आपने लिखा b2 इंटू dx2 अपॉन dt, फिर डैम्पर b3 के लिए भी सेम लिखेंगे आप, b3 इंटू dx2 अपॉन dt, दोनों डैम्पर्स आपने कंसिडर कर लिए, ये मास कंसिडर कर लिया आपने, ये डैम्पर कंसिडर कर लिया, ये डैम्पर कंसिडर कर लिया, अब बचा क्या? एक ये k2 बचा, तो इस k2 के लिए क्या लिखेंगे हम? प्लस k2 इंटू x2, k2 हमारा x2 और रेफरेंस के बीच में कनेक्टेड था, तो हमने लिखा k2 इंटू ये नोड हमारा x2। अब इस नोड से हमें एक ये स्प्रिंग दिख रही है और एक ये स्प्रिंग दिख रही है, इन दोनों के लिए भी इक्वेशंस लिखनी है, तो जब इस k3 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? k3 इंटू x2 माइनस x1, क्योंकि हम x2 नोड पर इक्वेशन लिख रहे हैं, तो नेक्स्ट हमने लिखा k3 इंटू x2 माइनस x1, और प्लस एक हमारे पास और क्या है? डमी नोड है, ये जो इन दोनों नोड्स के बीच में लगा हुआ है k1, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? k1 इंटू x2 माइनस x, तो हमने इसको लिखा k1 इंटू x2 माइनस x, तो हमने इसको लिखा k1 इंटू x2 माइनस x। तो अब देखिए, आपके पास ये तीन इक्वेशंस आ चुकी हैं, और इन्हीं तीन इक्वेशंस पर आप रिप्लेसमेंट के थ्रू
3 इक्वेशंस फाइंड करेंगे जो कि आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को डिफाइन करेंगे और उन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को डिजाइन करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन अगर हम 3 मान लेते हैं, तो जो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जहां पर भी d2x1 अपॉन dt स्क्वायर आएगा, तो सबसे पहले तो हम अगर देखें यहाँ पर फोर्स वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क के लिए मेकिंग रिप्लेसमेंट्स टू फाइंड फोर्स वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क। तो फोर्स वोल्टेज के लिए आपको ये ध्यान रखना है, फोर्स और वोल्टेज क्या क्या चीज होती है, मास, स्प्रिंग, डैम्पर, मास डैम्पर, स्प्रिंग, देन आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी। यही चीज आपके वोल्टेज के केस में क्या क्या होती है वैल्यूज। तो m की जगह आपका इंडक्टेंस L आता है इंडक्टर, b की जगह पर आपके पास रजिस्टर R आता है, k की जगह पर आपका 1/c का टर्म आता है, वेलोसिटी जो आप लेते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसकी जगह पर आपके पास चार्ज q आता है और v की जगह पर आपके पास dq/dt से वैल्यू आती है I। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास नेटवर्क है, अगर हम इसमें रिप्लेसमेंट्स करेंगे, इसमें अगर आपने रिप्लेसमेंट्स कर दिए तो हमारे पास इक्वेशन 1, 2 और 3 हमें क्या देंगी। तो इक्वेशन 1 से अब देखिए मैं एक बार तो इस क्वेश्चन में पूरा लिख के दिखाता हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं फिर डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू करूँगा। जैसे हमें पता है कि हम m की जगह पर क्या लेते, L लेते, तो ये हमारा आ जाता है L1 और ये आता है d2q1/dt स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि dq/dt, अगर dq/dt को हम I कहते हैं तो d2q/dt स्क्वायर को क्या कहेंगे, हम di/dt कह सकते हैं। अगर dq/dt I है, एक बार आपने अगर t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और ले लिए दोनों तरफ, तो यहाँ पर आपके पास d2q/dt स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, di/dt आ जाएगा। तो इसलिए जहाँ पर भी d2q/dt स्क्वायर का टर्म आता है उसको हम di/dt से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर dq/dt I है तो q को हम और क्या लिख सकते हैं, हम q को इंटीग्रेशन ऑफ I dt लिख सकते हैं। q को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ I dt लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट समझ जाएंगे। अब मैं ये रिप्लेसमेंट्स यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम रिप्लेसमेंट्स करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 1 में हमारे पास ये जो f था, यहाँ जो f लिखा है, इस f को रिप्लेस करके हम v लिख देते हैं। वोल्टेज इज इक्वल्स टू, तो हमने ले लिया वोल्टेज v इज इक्वल्स टू, जो m1 था, m1 की जगह देखिए हमें क्या लेना है, L लेना है, तो m1 की जगह हमने ले लिया L1। ये जो हमारे पास था d2x1/dt स्क्वायर, अभी अभी हमने देखा d2, इसको हम लिखते हैं d2q1/dt स्क्वायर, लेकिन d2q/dt स्क्वायर को आप di/dt लिख सकते हैं, इसलिए d2x1/dt स्क्वायर को डायरेक्टली हम क्या लिख लेते हैं, di1/dt लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई L1 इंटू di1/dt प्लस, नेक्स्ट देखिए टर्म क्या हमारे पास k3, k की जगह पर क्या लेना है, हमें k की जगह पर लेना है 1/c, तो k3 था तो हमने वहां भी सब्सक्रिप्ट क्या यूज किया, 1/c3 यूज किया। नेक्स्ट देखिए यहां लिखना था हमें x1 माइनस x2, x की जगह पर हमें लिखना है q, तो हम क्या लिखेंगे, q1 माइनस q2 लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास आ गया इंटू q1 माइनस q2 प्लस एक और टर्म है हमारे पास, वो टर्म क्या देखिए, वो टर्म है b1, b की जगह पर क्या लिखते हैं आप, b की जगह पर लिखते हैं आप r, तो b1 की जगह पर आपने लिख दिया r1, b1 की जगह पर ओके, b1 की जगह पर आपने लिखा r1, और जो यहां पर आपके पास टर्म था d/dt ऑफ x1 माइनस x, तो x1 और x की जगह पर हम q1 और q लिखेंगे और d/dt आपका एज इट इज है, तो इसको आपने लिख दिया d/dt ऑफ q1 माइनस q। अब इस इक्वेशन को एक बार अगर हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए हमारे पास कैसी इक्वेशन आई, हमारे पास इक्वेशन आई v इज इक्वल्स टू L1 इंटू di1/dt प्लस ये जो हमारे पास q है, अभी हमने कहा कि q को हम इंटीग्रेशन I dt लिख सकते हैं, तो q1 को इंटीग्रेशन I1 dt लिख सकते हैं, q2 को इंटीग्रेशन I2 dt लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इसको 1/c3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ I1 माइनस I2 dt, ऐसा लिख सकते हो। Q1 माइनस Q2 को हमने इंटीग्रेशन I1 माइनस I2 लिख दिया, लीनियर है तो लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से, इस फॉर्म में। ये टर्म हो गया हमारा, और ये जो थर्ड टर्म है इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्लस
R1 इंटू, देखिए यहाँ से डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी को हम आई कहते हैं, तो यहाँ से क्या आता, डी क्यू वन बाई डी टी माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू वन बाई डी टी को हम क्या कहेंगे, आई वन कहेंगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी को हम क्या कहेंगे, आई कहेंगे। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो कि एक लूप इक्वेशन हमें देगी। जब भी हम फोर्स वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क फाइंड करते हैं तो हम लूप की इक्वेशंस फाइंड करते हैं गिवन मैकेनिकल सिस्टम की इक्वेशन से। तो देखिए एक लूप इक्वेशन है जिसमें आपको देखकर समझ में आना चाहिए कि हम एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V। ये वोल्टेज तीन एलिमेंट्स में कंज्यूम हो रहा है। एक एलिमेंट है हमारा इंडक्टर L1, दूसरा हमारा एक कैपेसिटर है C3 और एक हमारा रजिस्टर है R1। क्योंकि आपको पता है कि L di बाई डी टी करंट वोल्टेज इक्वेशन है इंडक्टर की, तो हमारा जो इंडक्टर है उसमें एक करंट होना चाहिए सिर्फ, कौन सा, I1। ये जो कैपेसिटर है इसमें टोटल करंट, क्योंकि आपको ये पता है कैपेसिटर की वोल्टेज इक्वेशन है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज वोल्टेज इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर। तो अब ये जो कैपेसिटर है उसमें सिर्फ एक करंट फ्लो नहीं हो रहा। मतलब अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो लूप्स होते, एक लूप का करंट I1, दूसरे लूप का करंट I2, तो ये जो आपका इंडक्टर लगा हुआ है ये सिर्फ पहले लूप में लगा है जिसमें सिर्फ करंट I1 फ्लो कर रहा है। लेकिन ये जो कैपेसिटर है ये दो लूप्स के बीच में लगा हुआ है, एक लूप का करंट I1 है, दूसरे लूप का करंट I2 है, इसलिए कैपेसिटर का नेट करंट कितना है, I1 माइनस I2। बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ से भी समझना है कि ये जो रजिस्टर है ये भी हमारे पास रजिस्टर की वोल्टेज इक्वेशन होती है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो रजिस्टर में नेट करंट है I1 माइनस I। मतलब ये रजिस्टर दो लूप्स के बीच में लगा है जिसमें एक लूप का करंट है I1 और दूसरे लूप का करंट क्या है, I। तो इन इक्वेशन के थ्रू हम अपना लूप डिजाइन करेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक इक्वेशन मिली है, ऐसे ही हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन में भी रिप्लेसमेंट्स करते हैं। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो नेक्स्ट लिखा हमने फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 में क्या था, इक्वेशन 2 में पहले तो 0 इज इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। ये B1 है, B की जगह पर क्या लेते हैं आप, R लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा R1 इंटू डी बाई डी, इट इज नॉट dx, इट इज व्हाट, dt। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B1 की जगह R1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x की जगह पर आप लेते हैं Q, तो क्या आ जाएगा Q माइनस Q1। तो ये पहला हमारे पास एलिमेंट आ गया, पहला टर्म, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू B1 की जगह R1 और फिर हमारे पास जो वैल्यू थी डी बाई डी टी ऑफ x माइनस x1 था तो उसको हमने Q माइनस Q1 लिख दिया, प्लस दूसरी जो हमारे पास दूसरा टर्म है वो दूसरा टर्म है K1 इंटू एक्स माइनस x2। K1 की जगह पर आप लेते हैं 1/c। ठीक है, तो हमारे पास की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/c1 इंटू Q माइनस Q2। तो हमने इसको लिख दिया 1/c1 इंटू Q माइनस Q2। 1/c1 इंटू, देखिए यहाँ से 1/c1 K1 की जगह पर और Q माइनस Q2 किसकी जगह पर, x की जगह पर। अब फिर से ये रिप्लेसमेंट्स कर दीजिए। आपको पता है डी क्यू बाई डी टी को हम I कहेंगे, और अगर हमारे पास सिर्फ Q लिखा हो कहीं पर तो उसको हम इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन है हमारी वो क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल्स टू R1 इंटू, इसको देखिए डी क्यू बाई डी टी माइनस डी क्यू वन बाई डी टी कह सकते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी को आप लिख सकते हैं I और डी क्यू वन बाई डी टी को लिख सकते हैं हम I1। तो ये हमारे पास एक टर्म है R1 इंटू I माइनस I1। ठीक है, और नेक्स्ट ये आ जाएगा 1/c1 इंटू इंटीग्रेशन, क्योंकि Q को आप इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा I माइनस I2 dt। ये आपकी इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब ऐसे ही इक्वेशन 3 से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इस टाइप के टर्म्स आ जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है, देखिए थर्ड इक्वेशन में 0 इक्वल्स टू है, तो 0 इक्वल्स टू हमने लिखा सबसे पहले, ये हमने लिखा 0 इक्वल्स टू M2 लिखा है, तो M2 की जगह पर हमने लिख दिया L2। लिखा है आपके पास D2x2, तो हमने लिखा D2Q2 अपॉन dt स्क्वायर। यह हमारा पहला रिप्लेसमेंट। फिर हमारे पास दिख रहा है हमारे दो यहाँ पर डैम्पर एलिमेंट्स हैं B2 और B3, जिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट x2 था, तो B2 इंटू डी टू बाई डी एक्स टू बाई डी टी एंड B3 इंटू डी एक्स टू बाई डी टी। इसका रिप्लेसमेंट देखिए क्या होगा, B2 B की जगह पर आप लिखते हैं R, तो आपने लिखा B2 की जगह पर R2, और आपके पास है dx2 बाई डी टी, तो dx की जगह पर आपने लिखा Q, तो dq2 अपॉन dt। ऐसे ही आपके पास एक और डैम्पर था B3, उसकी जगह पर लिखा आपने R3। फिर आपके पास लिखा हुआ है dx2 बाई dt, उसको फिर से रिप्लेस करके आपने लिखा dq2 बाई dt। फिर आपके पास देखिए क्या टर्म है,
तो नेक्स्ट टर्म ये आपने ले लिया, ये आपने ले लिया। नेक्स्ट है आपका K2 इंटू एक्स टू, तो K2 की जगह पर 1/C2 आ जाएगा, 1/C2, और x2 की जगह पर क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, K3 इंटू एक्स टू माइनस x1, तो हमने लिखा K3 की जगह पर 1/C3, x2 माइनस x1 है तो हमने लिखा Q2 माइनस Q1, और प्लस हमारे पास एक और टर्म है दैट इज K1 इंटू एक्स टू माइनस एक्स, तो इसकी जगह पर हमने लिखा K1 इंटू, K1 की जगह पर 1/C1 इंटू एक्स2 माइनस एक्स था तो हमने उसको लिखा Q2 माइनस Q। अब इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन बस हमें करना है। जैसे ये डी2 Q2 अपॉन dt स्क्वायर है, इसको हम जानते हैं कि हम di2 बाई dt लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास dq2 बाई dt है, इसको हम सिंपली i2 लिख सकते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट्स अगर आप करेंगे तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, तो हमारे पास इक्वेशन कैसी आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई 0 इज इक्वल्स टू L2 इंटू di2 बाई dt प्लस R2 इंटू I2 प्लस R3 इंटू I2 प्लस, अब ये देखिए डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ Q2 को इंटीग्रेशन I2 dt, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/C2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ I2 dt, प्लस ऐसे ही यहाँ से आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 1/C3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ I2 माइनस I1 dt, और यहाँ से आ जाएगी आपके पास वैल्यू दैट इज 1/C1 इंटीग्रेशन ऑफ I2 माइनस I dt। अब ये आपके पास जो तीन इक्वेशंस आ चुकी हैं, इन्हीं तीन इक्वेशंस को आपको क्या करना है, तीन लूप के फॉर्म में आपको अरेंज कर देना है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास तीन करंट्स हैं। एक करंट है आपके पास I1 जो कि इस इक्वेशन में आपको दिख रही थी, तो हमारे पास एक्चुअली तीन लूप्स बनने वाले हैं। दो तो लूप बनेंगे ही क्योंकि दो आपके पास नोड्स थे। अगर आप कभी डमी नोड लेते हैं तो आपके पास जैसे देखिए दो प्रिंसिपल नोड्स हैं, तो आपके पास दो मेन लूप्स बनेंगे, और अगर आपने बीच में एक डमी नोड कंसीडर किया तो उन दोनों लूप्स के बीच में एक आपका डमी लूप भी यहाँ पर बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर तीन करंट्स है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक करंट I1 है, एक करंट I2 है और एक करंट I है। इसका मतलब यहाँ पर तीन लूप्स बनने वाले हैं, एक लूप का करंट I1, दूसरे लूप का करंट I2, और जो बीच में डमी लूप होगा उसका करंट I। तो अगर मैं यहाँ पर तीनों लूप्स आपको दिखा दूँ तो डायरेक्टली आप उसके लिए बिल्कुल बना पाएंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये लूप है, ठीक है, एक ये लूप है। इस लूप का करंट अगर हमने कहा कि हमारे पास करंट है I1, एक ये हमारे पास लूप है, एक हमारे पास ये लूप है। इस लूप का करंट हमने कहा क्या हमारे पास, ये करंट इस लूप का है हमारे पास I2, और एक लूप इन दोनों लूप्स के बीच में बन रहा है। मतलब हम कुछ कहें ऐसा, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि एक लूप हमारे पास ऐसा भी है, ये इन दोनों के बीच में एक हमारे पास एक ये लूप है, जिस लूप का करंट क्या हमारे पास, ये करंट है हमारे पास I। तो अब देखिए क्या क्या हमारे पास एलिमेंट्स इन लूप्स में कनेक्टेड हैं, वो हमें इक्वेशंस बताएंगी। तो जैसे आपने पहली इक्वेशन लिखी, ये आपकी पहली इक्वेशन है, अप्लाइड वोल्टेज है V, तो हमने सबसे पहले जो लूप हमने लिया है लूप 1, उस लूप में हमने यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया V। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया V। अब ये वोल्टेज किस किस में कंज्यूम हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक आपको दिख रहा है L1 D1 di1 बाई dt, मतलब एक इंडक्टर है L1 जिसमें सिर्फ I1 करंट है, मतलब ये इंडक्टर L1 लूप 1 में कनेक्टेड होना चाहिए। तो आपने लूप 1 में एक इंडक्टेंस लगा दिया, यहाँ पर एक इंडक्टर शो कर दिया लूप 1 में, इस इंडक्टर का आपने नाम दे दिया L1, ठीक है। क्या और कोई एलिमेंट है जिसमें सिर्फ I1 करंट है, तो देखिए अब ये जो दोनों एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, एक कैपेसिटर है C3 और एक रेजिस्टर है R1। कैपेसिटर C3 में सिर्फ I1 करंट नहीं है, क्या है करंट उसमें, I1 माइनस I2। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है ये लूप 1 और लूप 2 के बीच में लगना चाहिए, जिससे कि इसमें नेट करंट की वैल्यू कितनी आ जाए, I1 माइनस I2 आ जाए। तो ये आपने क्या किया, ये जो आपने, अब मैं ये हटा देता हूँ, अब मैं आपको समझाने के लिए बस ये था कि तीन लूप्स यहाँ पर बनने वाले, अब मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें कनेक्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये लूप का करंट आपने कहा कि ये हमारे पास करंट है I1, फिर हमारे पास दिखा कि एक कैपेसिटर है जो कि लूप 1 और लूप 2 के बीच में लगा हुआ है। तो अगर हम इस कैपेसिटर का नाम दे दें, ये हमारे पास नाम है कैपेसिटर का C3, तो ये आपने इस कैपेसिटर का नाम दे दिया C3। तो अब देखिए अगर आपके पास एक लूप यहाँ है, जिस लूप का करंट हमने कहा कि अगर I2 है, तो इस कैपेसिटर से नेट करंट कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में I1, अपोजिट डायरेक्शन में I2, मतलब I1 माइनस I2। तो जब आप इस लूप की इक्वेशन लिखेंगे तो इसके कैपेसिटर का वोल्टेज इक्वेशन क्या लिखते हैं आप,
1/c3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ I1 माइनस I2 dt। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा एलिमेंट है वो है रजिस्टर R1। अब इसमें जो करंट आपको दिख रहा है वो I1 माइनस I, मतलब एक तो I1 करंट है और एक करंट कौन सा I। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक यहां पर रजिस्टर है R1, ठीक है, ये जो कि कहां पर लगा हुआ है, इस डमी लूप का अगर मान लीजिए कि करंट I होता तो इस ब्रांच में अगर आप नेट करंट देखते तो I1 माइनस I कह सकते थे आप। तो ये इस टाइप का आपको ये दिख रहा है, तो ये पहला लूप हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर भी कुछ एलिमेंट आएगा तो ये हमारे पास अभी तो ये पहला लूप कंप्लीट हो गया। जैसे देखिए अब अगर आपसे कोई बोलता कि इस लूप में इक्वेशन लिखिए तो क्या लिखते हैं आप, माइनस बी प्लस L1 di1 बाई डी टी प्लस 1/c3 इंटू I1 माइनस I2 प्लस R1 इंटू I1 माइनस I लिखते हैं। तो पहली लूप की इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लूप 2 में देखेंगे अगर हम, तो ये जो सेकंड इक्वेशन आपने लिखी है ये उसी डमी नोड की वजह से आ रही है इक्वेशन। तो जो आपने डमी लूप लिया उसके ये एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। दो एलिमेंट्स होने हैं, एक रजिस्टर जो कि ऑलरेडी आप लगा चुके हैं जिसमें करंट आपने जब लूप 1 के लिए इक्वेशन लिखा तो I1 माइनस I लिखा करंट, जब हम डमी लूप के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो उसी के इक्वेशन क्या आ जाती है, I माइनस I बना जाती। तो ये रजिस्टर तो आप कनेक्ट कर चुके हैं। अब एक और कैपेसिटर है C1 जिसमें करंट होना चाहिए I माइनस I2। इसका मतलब अगर हम यहां पर एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दें, अगर हम यहां पर एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दें C1, तो इस कैपेसिटर में अगर आपसे कोई करंट पूछता तो क्या आता, अगर आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में I और अपोजिट डायरेक्शन में I2, इसलिए इसमें नेट करंट हम क्या लिख सकते हैं, जब इस लूप की इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं I1 माइनस I2। तो इसलिए यहां पर आपके इस लूप की इक्वेशन आपको कैसे लिखी हुई दिख रही थी, R1 इंटू I1 माइनस I माइनस I1 प्लस 1/C1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ I माइनस I2। तो ये सेकंड लूप की भी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने एलिमेंट्स को आपने कनेक्ट कर दिया। अब बचा हुआ आपके पास लास्ट इक्वेशन। इस लास्ट इक्वेशन में देखिए आपको दिख रहा है कि 0 इक्वल्स टू, मतलब उस लूप में कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नहीं है, एक इंडक्टर है L2 जिसमें सिर्फ I2 करंट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने यहां मान लीजिए कि हमने एक इंडक्टर शो कर दिया L2, तो इसमें सिर्फ I2 करंट फ्लो करेगा। और आपको क्या दिख रहा है, हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज भी हैं R2 और R3 जिसमें सिर्फ I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेज भी ले लिए, एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया R2, एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया R3। इन दोनों रेजिस्टेंसेज में आपको दिख रहा है सिर्फ कौन सा करंट फ्लो करेगा, I2 फ्लो करेगा। अब आपको और क्या दिख रहा है इस लूप की इक्वेशन में नेक्स्ट आपको दिखा 1/C2 इंटीग्रेशन ऑफ I2 dt, मतलब एक कैपेसिटर भी है जिसमें सिर्फ I2 करंट है। तो इसका मतलब इस लूप में आपको एक कैपेसिटर भी कनेक्ट करना है जिस कैपेसिटर का नाम है C2। और इक्वेशन में क्या है हमारे पास, ये 1/C3 I2 माइनस I1 dt, मतलब ये हमारे पास एक कैपेसिटर है C3 जो I1 और I2 मतलब जो दो लूप्स हैं उनके बीच में कनेक्टेड है। तो ये एलिमेंट आप ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं, अगर आप देखेंगे तो ये C3 आप ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं जिसमें करंट I2 माइनस I1 होता। ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट और देख लीजिए क्या है, 1/C1 I2 माइनस I, तो ये एलिमेंट भी आप ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं जिसमें करंट I2 माइनस I हो। दिख रहा है आपको ये C1 में I2 माइनस I करंट। तो ये बन गया आपका ओवरऑल फोर्स वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क। यही है आपका फोर्स वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क। तो अगर आप खुद से इन चीज़ को समझेंगे, देखिए मैंने तो आपको बताया है, जो लोग भी लगातार जिन लोगों ने सुना होगा उनको मुझे लगता है चीज़ क्लियर हो गई होगी। जो बीच बीच में स्किप करके देखेंगे तो उनको थोड़ा सा टफ लग सकता है। तो आप मेरी बातों को एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे प्रोसीजर क्या है, कैसे हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर मैच कीजिए, आपका ऐसा ही नेटवर्क बना हुआ आपको मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो बिल्कुल आप देखिए लेक्चर को, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक दो और प्रॉब्लम्स करेंगे तो और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो जाएगी। तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोसीजर की, तो जो भी मैकेनिकल सिस्टम आएगा सबसे पहले आपको उसका नोडल डायग्राम बनाना है, सभी नोड्स की इक्वेशंस लिखनी है और फिर उन इक्वेशंस में करस्पॉन्डिंग रिप्लेसमेंट्स करने हैं। जैसे यहाँ पर हमसे फोर्स वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क पूछा गया तो हमने फोर्स वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो रिप्लेसमेंट्स होते हैं वो रिप्लेसमेंट्स किए और हमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की इक्वेशंस मिली। उन इक्वेशंस के थ्रू हमने क्या किया, वो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए, लूप्स आइडेंटिफाई किए और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये नेटवर्क बन गया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आपको बार बार क्वेश्चन दिख भी गया होगा। ये हमारे पास एक और मैकेनिकल सिस्टम गिवन है जिसके लिए फिर से हमसे फोर्स वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क पूछा गया। आप अगर यहाँ भी देखें तो हमारे पास दो मासेस हैं M1 एंड M2 और इनके दो ही डिस्प्लेसमेंट्स हैं X1 एंड X2। तो यहाँ पर भी हमें सेम कॉन्सेप्ट से चलना है।
प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने लिया था वो क्यों लिया था, क्योंकि वहां पर दो एलिमेंट्स एक साथ कनेक्टेड थे। तो हमने देखा जब भी ऐसे दो एलिमेंट्स एक साथ कनेक्टेड हो जाएं तो आपको क्या करना है, बीच में आपको एक डमी नोड कंसिडर करना है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या खास है, आप जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा, तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास फोर्स डायरेक्टली अप्लाइड था मास पर। इसके पहले भी जो आपने लेक्चर 5 में भी जो क्वेश्चन किया था, आपने देखा होगा फोर्स मास पर डायरेक्टली अप्लाइड है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहां पर फोर्स को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करके मास से स्प्रिंग के थ्रू फोर्स को यहां पर अप्लाई किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में फिर से डमी नोड का कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम भी लिया है। तो नोडल डायग्राम बनाने में भी आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, रिप्लेसमेंट्स में भी हो जाएंगे, और कहां पर डमी नोड्स आपको लेने पड़ते हैं वो चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले इसका नोडल डायग्राम बना लेते हैं हम। फिर से हमें दो डिस्प्लेसमेंट्स दिख रहे हैं तो हम दो ही नोड्स लेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर दो नोड्स ले लिए, ये हमने रेफरेंस ले लिया, और हमने ये दो नोड्स ले लिए। एक हमने नोड ले लिया है x1 और एक ये हमने नोड ले लिया x2। ठीक है, दो नोड्स हो गए हमारे पास। x1 अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट है m1 मास का, तो हमने x1 से मास m1 कनेक्ट कर दिया, ये तो होगा ही कनेक्ट। और क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं देख लीजिए। तो हम m1 के लिए देख रहे हैं, तो m1 का डिस्प्लेसमेंट x1 था, तो x1 और रेफरेंस के बीच में एक तो आपने ये मास लगा दिया। ठीक है, और क्या क्या कनेक्टेड है, तो आपको दिख रहा है कि इस मास से स्प्रिंग के थ्रू एक फोर्स हमारा अप्लाई किया गया है F। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपने एक स्प्रिंग कनेक्ट की है और उस स्प्रिंग के थ्रू आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका है फोर्स, और ये है स्प्रिंग आपकी। इस स्प्रिंग का नाम क्या गिवन है, स्प्रिंग का नाम गिवन है K1। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको फिर से क्या कनेक्ट करना है, आपको कंसीडर करना है डमी नोड। तो ये हमने क्या ले लिया, x। ये x फिर से क्या हमारा डमी नोड, ये फिर से हमारे पास क्या है, एक डमी नोड है। तो हमने डमी नोड क्यों कंसीडर किया, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली x1 मतलब अगर हम ये स्प्रिंग कनेक्ट कर दें फोर्स के बीच में तो हम इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर फिर से क्या कंसीडर किया, एक डमी नोड कंसीडर किया। आप देखेंगे इस डमी नोड का कोई इफेक्ट नहीं है, आप देखेंगे कि डायग्राम में भी ये नोड हमारा रिप्रेजेंटेड नहीं होगा, हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए और क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो आपको दिख रहा है कि m1 और m2 के बीच में ये डैम्पर लगाया गया है b1। ठीक है, तो m1 और m2 के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो आपने नोड्स x1 और x2 के थ्रू लिखे हुए हैं। तो आपने x1 और x2 के बीच में आपने ये कनेक्ट कर दिया एक डैम्पर जिसका नाम है b3। ये हमने एक डैम्पर कनेक्ट कर दिया b3। ठीक है, ये b1 डैम्पर, सॉरी इट इज़ b1, ये डैम्पर है हमारा b1। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो m1 नोड की सारी चीज़ें आपने कनेक्ट कर दी, ये डैम्पर लगा दिया, ये स्प्रिंग लगा दी, ये फोर्स अप्लाइड दिखा दिया। अब हम आते हैं m2 पर, तो m2 से आपको दिख रहा है डिफरेंस के बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है K2। ठीक है, तो हमने m2 और मतलब m2 का जो डिस्प्लेसमेंट था, सबसे पहले तो x2 और रेफरेंस के बीच में हम वो मास कनेक्ट कर देते हैं जिसका ये डिस्प्लेसमेंट है। फिर हमें दिख रहा है कि एक स्प्रिंग लगी हुई है जिस स्प्रिंग का नाम है K2 m2 और रेफरेंस के बीच में। और क्या चीज़ दिख रही है आपको, आपको ये भी दिख रहा है कि मास m2 और रेफरेंस के बीच में एक डैम्पर b2 भी यूज़ किया गया, तो आपने एक डैम्पर भी कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, या आपने एक डैम्पर b2 भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और क्या चीज़ दिख रही है आपको, ये आपने ले लिया, ये डैम्पर आपने ले लिया, ये डैम्पर आप ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ठीक है, सारी चीज़ें कनेक्ट हो चुकी हैं और यहाँ पर कोई फोर्स आपका अप्लाइड नहीं है, किस पर, इस m2 पर। तो आपने सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी, आपका नोडल डायग्राम रेडी है। बस ये नोडल डायग्राम बन गया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको नोडल हर नोड पर इक्वेशंस लिखनी है। तो अगर हम पहले इक्वेशन लिखे एट नोड x1, तो अगर आप देखें अब एट नोड x1, तो x1 नोड पर इक्वेशन क्या होगी, x1 नोड पर आपने फोर्स अप्लाई, आपने x1 नोड पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 इज इक्वल्स टू, आपने लिखा 0 इज इक्वल्स टू। ठीक है, x1 नोड पर हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, हम डमी नोड x पर कंसीडर करेंगे फोर्स को अप्लाइड। तो यहाँ x1 पर हम तीन इक्वेशंस लिखेंगे। पहला, इस m1 का फोर्स कितना कंज्यूम होगा, तो m1 इंटू d2x1 अपॉन dt स्क्वायर, यह आपने पहला टर्म लिखा, m1 इंटू d2x1 अपॉन dt स्क्वायर, प्लस दूसरा टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए जो स्प्रिंग है K1 ये किस किस के बीच में कनेक्टेड है,
x1 और x नोड के बीच में, और हम x1 पर इक्वेशन लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम k1 इंटू x1 माइनस एक्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया k1 इंटू x1 माइनस एक्स प्लस, नेक्स्ट जब हम इस स्प्रिंग को देखें जो कि x1 और x2 के बीच में लगा हुआ जो डैम्पर है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी b1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ, क्योंकि हम x1 नोड पर लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे b1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2। तो ये नेक्स्ट आ गई हमारे पास वैल्यू k1 इंटू, ये स्प्रिंग क्या हमारे पास, ओके b1 डैम्पर है, तो इट इज b1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2। ठीक है, ये x1 माइनस x2, ये स्प्रिंग भी हो गई, ये डैम्पर भी हो गया और ये मास भी हो गया। तो आपके x1 नोड की इक्वेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ से, तो इस डमी नोड पर क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, एट डमी नोड x, एट डमी नोड x, डमी नोड x पर क्या होगा इक्वेशन देखिए, F इज इक्वल्स टू, ये फोर्स हमारा है और इज इक्वल्स टू, ये किस में कंज्यूम होगा, इस स्प्रिंग में। इस स्प्रिंग के लिए क्या लिखेंगे हम k1 इंटू एक्स माइनस x1, क्योंकि हम x नोड पर इक्वेशन लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम k1 इंटू एक्स माइनस x1 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट है, f को हम लिख सकते हैं k1 इंटू एक्स माइनस x1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ भी ये टर्म आ रहा है, k1 इंटू वहाँ x माइनस x1 था और यहाँ पर क्या है x1 माइनस x है। तो इसको अगर हम ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं 0 इज इक्वल्स टू, एक बार हमने और रिपीट कर दिया इस चीज़ को, m1 d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर माइनस k1 इंटू एक्स माइनस x1 एंड प्लस b1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब इस चीज़ को हम f लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ माइनस f है, अभी अभी हमने देखा यहाँ से, ये देखिए यही चीज़ आपकी f है, k1 इंटू एक्स माइनस x1 ही आपका f है। तो अगर हम राइट हैंड साइड में ये चीज़ माइनस f है, अगर हम इस चीज़ को चाहें तो दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ये चीज़ हमारी क्या है f, तो यहाँ माइनस f है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते तो हम ऐसा लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू m1 इंटू डी टू एक्स वन अपॉन डी टी स्क्वायर, ये तो आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, और प्लस b1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। चलिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो हमने क्या देखा, डमी नोड पर जो इक्वेशन हमने लिखी थी उस इक्वेशन से f की जो वैल्यू आई उसको हमने इस नोड x1 पर इक्वेशन में हमने पुट कर दिया और हमारे पास ये इक्वेशन ऐसी आ चुकी। तो अब हम चलते हैं किस पर, नोड x2 पर। तो आप नेक्स्ट लिख सकते हैं एट नोड x2, एट नोड x2। तो x2 नोड पर इक्वेशन क्या है देखिए, 0 इज इक्वल्स टू, f2 नोड पर आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, ये आपने लिखा हुआ था 0। ठीक है, 0 इक्वल्स टू क्या क्या आएगा, एक m2, एक k2, एक b2, ये तो सिर्फ रेफरेंस और x2 के बीच में कनेक्टेड है। m2, k2 और b2 तो इनके लिए मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ। m2 है तो क्या लिखेंगे, m2 इंटू डी टू एक्स टू अपॉन डी टी स्क्वायर, k2 है और b2 है तो b2 के लिए लिखेंगे b2 इंटू डी एक्स टू बाई डी टी, और k2 के लिए लिखेंगे k2 इंटू x2। ये तो हमें समझ में आता है। अब इसके बाद और क्या कनेक्टेड है, आपने इन तीन के लिए इक्वेशंस लिख दिया। अब बस एक डैम्पर बचा b1, किस किस के बीच में लगा हुआ है, x2 और x1 के बीच में। तो क्या लिखेंगे b1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x2 माइनस x1, क्योंकि हम नोड x2 पर इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस b1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x2 माइनस x1। बस ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। इन इक्वेशंस में आप रिप्लेसमेंट कीजिए और इससे आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की इक्वेशंस मिलेंगी। उन इलेक्ट्रिकल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आप अपना इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डिज़ाइन कर दीजिए, एलिमेंट्स को प्रॉपर प्लेस करके। तो इन इक्वेशंस के लिए फिर से हम जो रिप्लेसमेंट करने वाले हैं वो रिप्लेसमेंट्स क्या करेंगे हम, फोर्स, वोल्टेज, मास, डैम्पर, स्प्रिंग, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी। और वोल्टेज के केस में ये चीज़ें क्या हैं, इंडक्टर, रेजिस्टर, 1/c से इसको रिप्लेस करते हैं। x की जगह पर आपका चार्ज है q और v की जगह पर है आपका dq/dt से करंट i। इसके साथ जहां भी dq/dt आएगा उसको हम i कह सकते हैं, जहां पर d2q/dt स्क्वायर होगा उसको हम di/dt कह सकते हैं, और जहां पर सिर्फ q होगा उसको हम इंटीग्रेशन ऑफ i dt कह सकते हैं। इतनी अगर आप चीज़ समझ रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट डायरेक्टली आ जाने वाला है। तो आप लिखेंगे अगेन वी आर मेकिंग
replacements to find force voltage analogous network। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 से F की जगह पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, फोर्स की जगह पर वोल्टेज V। तो इक्वेशन 1 से आ जाएगी हमारे पास वैल्यू V इज इक्वल्स टू, जो आपका पहला टर्म है M1, इसकी जगह पर लिखेंगे हम L1, इसको हम लिखते हैं d2q1 अपॉन dt स्क्वायर, और हम जानते हैं d2q1 अपॉन dt स्क्वायर को हम di1 बाई dt लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से L1 इंटू di1 बाई dt, ये पहली वैल्यू, प्लस और क्या हमारे पास यहाँ पर, तो नेक्स्ट है B1, B की जगह पर आप लिखते हैं R, तो यह हो जाएगा R1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ Q1 माइनस Q2। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आती वो आती R1 इंटू, देखिए अब मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि dq बाई डी को हम I कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली थी, यहाँ से हमारे पास dq1 बाई डी माइनस dq2 बाई डी आने वाला था, और dq1 बाई डी को हम I1 लिख सकते हैं, dq2 बाई डी को हम I2 लिख सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्टली R1 इंटू I1 माइनस I2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, I1 माइनस I2, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो अब यहाँ पर हमारे पास फिर से दो नोड्स थे, तो हमारे पास दो लूप्स मिलने वाले हैं। तो आपको दिख भी रहा है कि दो करंट्स हैं I1 और I2, तो ये एक लूप 1 का करंट है I1, एक लूप 2 का करंट है I2। इस इक्वेशन को देखकर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि लूप 1 में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, जो वोल्टेज एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर में कंज्यूम हो रहा है। ये रजिस्टर सिर्फ लूप 1 में लगा है क्योंकि इसमें करंट सिर्फ कितना है, I1 है। लेकिन ये जो रजिस्टर है, ये इंडक्टर सिर्फ लूप 1 में लगा है, लेकिन ये जो रजिस्टर है उसमें करंट आपको I1 माइनस I2 दिख रहा है। इसका मतलब कि ये रजिस्टर दोनों लूप्स के बीच में लगा है। ये चीज़ आपको इतनी क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें इक्वेशन 2 से, तो देखिए इक्वेशन 2 में 0 इज इक्वल्स टू, तो हमने लिखा 0 इक्वल्स टू, 0 इक्वल्स टू, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है M2 की जगह पर हम लिखेंगे L2। ये d2x2 अपॉन डी टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, di2 अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गई वैल्यू L2 इंटू di2 बाई डी टी, L2 इंटू di2 बाई डी टी, प्लस नेक्स्ट क्या है, देखिए ये B2 इंटू, ये जो हमारे पास B2 है इसकी जगह R2 लिखेंगे। ये हम लिखते हैं dq2 बाई डी टी, और dq2 बाई डी टी को हम I2 लिख सकते हैं। तो ये क्या टर्म आ जाएगा, R2 इंटू I2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई R2 इंटू I2, प्लस K को हम लिखते हैं 1 अपॉन C, और X2 को लिखते हैं हम Q2 को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ I2 dt। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन C2 इंटीग्रेशन ऑफ I2 dt। ये समझ रहे होंगे आप सभी लोग। K2 को लिखा हमने 1 अपॉन C2, X2 को हम लिखते हैं Q2, तो उसी Q2 को हमने इंटीग्रेशन ऑफ I2 dt लिख दिया। अब यहाँ पर फिर से ये B1 को लिखते हैं हम R1, इसको लिखते हैं Q2, इसको लिखते हैं Q1। तो ये dQ2 अपॉन dt को हम I2 लिख सकते हैं, और dQ1 अपॉन dt को हम I1 लिख सकते हैं। इसलिए ये चीज़ क्या आ जाएगी, R1 इंटू I2 माइनस I1 आ जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट आ गई वैल्यू प्लस R1 इंटू I2 माइनस I1। अब देखिए आपके पास ये दो लूप्स हैं, और दो लूप्स की इक्वेशंस आपको दिख गई। दोनों लूप्स में करंट है I1 और I2, एक लूप का करंट है I1, एक लूप का करंट है I2। आपको यहाँ से पहले ही मैंने बता दिया था कि ये इंडक्टर सिर्फ लूप 1 में लगेगा, लेकिन ये जो रजिस्टर है जिसकी इक्वेशन यहाँ भी लिखी है और यहाँ भी लिखी है, क्योंकि ये जो रजिस्टर है ये दोनों लूप्स के बीच में लगा हुआ है। ऐसे ही अगर आप लूप 2 में देखेंगे तो इस इंडक्टर में सिर्फ I2 करंट है, मतलब ये इंडक्टर सिर्फ लूप 2 में होगा। रजिस्टर में भी सिर्फ I2 करंट है, मतलब ये रेजिस्टेंस भी सिर्फ लूप 2 में ही कनेक्टेड होगा। ये कैपेसिटर भी सिर्फ लूप 2 में ही कनेक्टेड है। तो अब आप ये पूरा समझ गए होंगे, तो हम बना लेते हैं इसका नेटवर्क। तो हमारे पास पहले लूप में हमारे पास एक वोल्टेज कनेक्टेड है V, एक इंडक्टर है जिसमें से सिर्फ I1 करंट है, तो इस इंडक्टर को हमने नाम दे दिया L1। एक रजिस्टर है हमारा जो कि दोनों लूप्स के बीच में कनेक्टेड है, तो इस रजिस्टर को हमने नाम दे दिया R1। इस लूप का करंट है I1, और यहाँ हम जो लूप लेने वाले हैं इस लूप का करंट है I2। तो आप देखिए इस रजिस्टर में करंट कितना हो जाता है, I1 माइनस I2। तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। V इज इक्वल्स टू L1 di1 बाई डी टी प्लस R1 इंटू I1 माइनस I2। अब हम लूप 2 में देखें तो हमने कहा कि लूप 2 में एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है L2, एक रजिस्टर है R2,
और आपने लिखा है, देखिए यहाँ से एक L2 इंडक्टर, सिर्फ I2 करंट है तो L2 लगाएंगे एक हम इंडक्टर, एक रजिस्टर R2 लगाएंगे और एक कैपेसिटर C2 भी है जो सिर्फ लूप 2 में कनेक्टेड है। ये जो रजिस्टर है ये ऑलरेडी आप लगा चुके हैं लूप 1 और 2 के बीच में, तो एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर हमें लगाने थे, तो एक रजिस्टर ले लिया हमने और एक यहाँ पर हम ये एक कैपेसिटर ले लेते हैं। कैपेसिटर का नाम क्या है, C2 लिखा है तो हम यहाँ पर भी C2 लिख देते हैं। तो देखिए ये आ गया आपके पास फोर्स वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क। होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अब आप इन चीज़ों से डरेंगे नहीं। एक बार आप अगर अच्छे समझ लें तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं, बस एक बार समझना, थोरोली उसको पढ़ना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें कैसे वर्क करती है। चलिए दो हमने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का लिया एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अब रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का। यह हमारे पास एक रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है, क्वेश्चन यहाँ भी वही है, टॉर्क वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, नोडल डायग्राम बनाएंगे। दिख रहा हमें दो इनर्शियल मास हैं, दोनों के दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं θ1 एंड θ2, तो हमारे यहाँ पर भी नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, तो हम दो डिस्प्लेसमेंट्स लेंगे θ1 और θ2। तो हमने सबसे पहले नोडल डायग्राम बनाया, ये हमने डिफरेंस लिया, और यहाँ पर हमने दो नोड्स ले लिए। क्या क्या नोड्स हैं हमारे पास, θ1 एंड θ2। तो ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये नोड है θ1 और ये नोड है θ2। देखिए θ1 से हमने इसका इनर्शियल मास कनेक्ट कर दिया J1 और θ2 से हमने इसका इनर्शियल मास कनेक्ट कर दिया J2। मास तो हमेशा प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस के बीच में ही कनेक्ट होगा, तो दोनों नोड्स के जो मासेस थे वो हमने कनेक्ट कर दिए। अब आपको दिख रहा है कि फर्स्ट मास पर हम टॉर्क भी अप्लाई कर रहे हैं T, तो आपने यहाँ पर जो इस नोड का डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पर आपने एक टॉर्क अप्लाई शो कर दिया, टॉर्क की हमने अप्लाई किया T, और क्या अप्लाइड है यहाँ पर देखिए, तो इस नोड पर आपको दिख रहा है इस मास के लिए, इस मास और रेफरेंस के बीच में एक डैम्पर आपको शो किया गया है B1, तो यहाँ पर आपने एक डैम्पर भी कनेक्ट कर दिया, इस नोड और रेफरेंस के बीच में आपने एक डैम्पर कनेक्ट कर दिया B1। ठीक है, तो ये θ1 डिस्प्लेसमेंट ले लिया आपने, टॉर्क अप्लाई कर दिया, ये मास कनेक्ट कर दिया आपने J1 और ये B1 डैम्पर लगा दिया। अब आपको दिख रहा है इन दोनों मासेस के बीच में स्प्रिंग लगी हुई है K1, तो हमने क्या किया, दोनों मासेस का जो डिस्प्लेसमेंट था θ1 और θ2 इनके बीच में हमने ये स्प्रिंग कनेक्ट कर दी K1। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि इस मास और रेफरेंस के बीच में फिर से एक डैम्पर है B2, तो हमने यहाँ पर इस मास और रेफरेंस के बीच में हमने एक ये डैम्पर कनेक्ट कर दिया B2, और आपको दिख रहा है कि इस मास और रेफरेंस के बीच में ये स्प्रिंग भी कनेक्टेड है K2, तो आपने यहाँ पर एक स्प्रिंग भी कनेक्ट कर दी, ये आपके पास स्प्रिंग भी आ गई K2। बस ये बन गया आपका नोडल डायग्राम, और कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस क्योंकि रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम को देखकर आपको ऐसा ना लगे कि हमें इसके लिए नहीं आता बनाने, इसलिए मैंने बस इस क्वेश्चन को ले लिया, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, आपसे बिल्कुल बन जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें फिर से क्या करना है, इन दोनों नोड्स पर इक्वेशंस लिखनी है, और इक्वेशंस के बाद फिर से हमें यहाँ पर टॉर्क वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क का रिप्लेसमेंट करना है। तो टॉर्क वोल्टेज में अगर आप देखेंगे टॉर्क और वोल्टेज, तो टॉर्क के केस में मतलब यहाँ पर जो आपका अप्लाइड इनपुट है वो टॉर्क है, वहाँ पर अप्लाइड इनपुट आपका क्या वोल्टेज है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ टॉर्क वोल्टेज। यहाँ पर इनर्शियल मास, टॉर्शनल डैम्पर, टॉर्शनल स्प्रिंग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की आप बात करते हैं, इसके केस में यही चीज़ें L/1/c Q एंड I के टर्म्स में आप बात करते हैं। तो ये हमें एनालॉजी यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है। तो सबसे पहले तो हम दोनों नोड्स पर इक्वेशंस लिख लें। तो अगर आपने इक्वेशंस लिखी तो आप लिख सकते हैं एट नोड θ1 नोड पर आपने टॉर्क अप्लाई कर रखा है T, तो T इज इक्वल्स टू किस किस में कंज्यूम हो रहा है ये टॉर्क, तो आपको दिख रहा है कि दो तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिसमें सिर्फ θ1 ही आएगा, तो J1 इंटू d2 θ1/dt एंड B1 इंटू d θ1/dt, इन दोनों के लिए लिख लेते हैं सबसे पहले हम। तो T इज इक्वल्स टू हमने लिखा J1 इंटू d2 θ1/dt प्लस B1 इंटू d θ1/dt। अच्छा, एक चीज़ और प्रीवियस केस में आप गौर कर सकते थे इस प्रॉब्लम में, ये जो हमने इसके पहले एग्जाम्पल लिया, कि इसमें डमी नोड का जो x आपने लिया था उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। वो इसलिए, जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं
ये जो हमारे पास ये देखिए, ये इसलिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो आप डमी नोड आपने लिखा था, यही प्रॉब्लम है हमारा। यस, एट डमी नोड। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर आप अगर रिप्लेसमेंट देखते तो इस नोड के लिए इक्वेशन में क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि f की जगह पर आप लेते v इज इक्वल्स टू R1, ये आप क्या लेते हैं यहाँ पर 1/C1 इंटू, तो ये जो भी एलिमेंट है, अगर कोई चीज़ वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में आती है तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप ये जानते हैं वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर कोई आपका रेजिस्टर है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके क्रॉस वोल्टेज हमेशा उतना ही रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आप इसका लिखते भी तो ये जो आपने लिया है आपके इस डायग्राम में, एक यहाँ पर क्या आता, ये जो वोल्टेज सोर्स है आपका ये ऐसा आ जाता, एक वोल्टेज सोर्स, और ये एक यहाँ पर कैपेसिटर आ जाता अगर आप उस इक्वेशन को भी शामिल करते तो। लेकिन क्योंकि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में आ रहा है तो इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इक्वेशन में हम इसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए हमने इसको नहीं बनाया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, ये भी। चलिए, तो इस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने इसके लिए इक्वेशन लिख ली, इसके लिए लिख लिया, इसके लिए लिख लिया। अब K1 के लिए हमें लिखना है, तो ये स्प्रिंग कनेक्टेड है θ1 और θ2 के बीच में, तो हमने इक्वेशन में लिख दिया प्लस K1 इंटू θ1 माइनस θ2। ठीक है, ऐसे ही हम अगर दूसरे लूप में देखेंगे, दूसरे नोड पर एट नोड θ2, तो θ2 नोड पर इक्वेशन क्या है देखिए, θ2 नोड पर आपके पास एक इनर्शियल मास, एक डैम्पर, एक स्प्रिंग। पहले तो J2, B2 और K2 के लिए लिख देते हैं, सभी में डिस्प्लेसमेंट पर θ2 है, तो हमने लिखा 0 इज इक्वल्स टू J2 इंटू D2 θ2 अपॉन dt स्क्वायर, प्लस आपके पास क्या क्या है, B2 और K2 है। ठीक है, तो B2 के लिए आपने लिखा B2 इंटू डी θ2 अपॉन dt एंड प्लस K2 इंटू θ2। ठीक है, यह आपने इस तीनों के लिए लिख लिया। अब बचा बस θ2 से कनेक्टेड ये स्प्रिंग, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, K1 इंटू θ2 माइनस θ1। तो नेक्स्ट हमने लिख दिया K1 इंटू θ2 माइनस θ1। ठीक है, ये अब देखिए दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, रिप्लेसमेंट्स की भी हमने बात कर ली थी, मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, और यहीं पर हम रिप्लेस भी कर लेंगे। तो टॉर्क वोल्टेज J, B, K, X एंड वेलोसिटी V, यहाँ पर है आपके पास L, R, 1/C, हियर इट इज X की जगह पर Q है और V की जगह पर क्या हमारे पास I है। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, dq अपॉन dt को I कह सकते हैं, d2q अपॉन dt स्क्वायर को di बाई dt कह सकते हैं, और सिर्फ q को इंटीग्रेशन ऑफ i dt कह सकते हैं। इतनी चीज़ हमें पता होनी चाहिए, बस आप यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर दीजिए। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 t की जगह पर लिखा हमने v इज इक्वल्स टू J1 की जगह पर हमने लिखा L1, d2 θ1 बाई dt स्क्वायर, इसकी जगह पर हम क्या लिखते, इसकी जगह पर हम लिखते d2 q1 अपॉन dt स्क्वायर, और d2 q1 अपॉन dt स्क्वायर को हम di1 अपॉन dt लिख सकते हैं, प्लस b1 की जगह हमने लिखा r1, d θ1 बाई dt की जगह पर आता है di1 बाई dq1 बाई dt, और dq1 बाई dt को हम i1 कह सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया i1, प्लस k1 की जगह हम लिखते 1/C1, ये जो θ1 माइनस θ2 है इसकी जगह पर हम लिखते q1 माइनस q2, और q1 को लिख सकते थे इंटीग्रेशन i1 dt, q2 को लिख सकते थे इंटीग्रेशन i2 dt, तो इसलिए θ1 माइनस θ2 को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ i1 माइनस i2 dt। बिल्कुल इसी तरह से हम लिख सकते हैं अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 2 0 इक्वल्स टू J2 की जगह L2, इसको हम di2 बाई dt लिख सकते हैं। अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इतनी बार में। B2 की जगह R2 लिख सकते हैं, d θ2 अपॉन d2 की जगह पर हम I2 लिख सकते हैं। K2 को 1/C2 लिख सकते हैं, θ2 को इंटीग्रेशन I2 dt लिख सकते हैं, और ये तो वही चीज़ है जो अभी अभी आपने यहाँ लिखा है 1/C1, बस यहाँ I1 माइनस I2 था, तो क्योंकि आप एक लूप के लिए इक्वेशन लिख रहे थे, अब दूसरी लूप के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो उसी एलिमेंट में करंट को आप क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2 की जगह पर I2 माइनस I1 हो जाएगा।
तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखें तो फिर से आपको दिख रहा है कि दो लूप्स हमें लेने हैं, एक लूप का करंट I1, दूसरे लूप का करंट I2। लूप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें सिर्फ I1 करंट आपको दिखे, तो L1 सिर्फ लूप 1 में है, R1 सिर्फ लूप 1 में है, वोल्टेज आपने सिर्फ लूप 1 में अप्लाई किया हुआ है। ये जो C1 एलिमेंट है ये लूप 1 और लूप 2 दोनों के बीच में लगेगा। ऐसे ही लूप 2 में कौन से एलिमेंट्स हैं, तो जिसमें सिर्फ I2 करंट हो, ऐसा आपको एक इंडक्टर दिख रहा है, एक रजिस्टर दिख रहा है, एक कैपेसिटर दिख रहा है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, पहले लूप में एक वोल्टेज सोर्स है आपका, एक आपने इंडक्टर लगा रखा है, इस इंडक्टर का नाम L1 है, और क्या आपके पास एक रजिस्टर भी है लूप 1 में जिसमें सिर्फ I1 करंट है। तो एक हमारे पास रजिस्टर भी है I1 जिसमें करंट है, इसका नाम है R1। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर है R1। फिर ये एक कैपेसिटर जो दिख रहा है उसमें आपको दोनों करंट दिख रहे हैं, मतलब ये दोनों लूप्स के बीच में लगेगा। तो ये आपने एक कैपेसिटर लगा दिया C1। ये पहला लूप कंप्लीट। दूसरे लूप के लिए देखिए क्या क्या है, तो दूसरे लूप में एक इंडक्टर L2 है, एक रजिस्टर R2 है और एक कैपेसिटर C2 है। तो ये आपने इंडक्टर L2, रजिस्टर R2 और एक कैपेसिटर C2 लगाया, और ये C1 ऑलरेडी आप यहाँ कनेक्ट कर चुके हैं, जिसकी इक्वेशन यहाँ पर भी आपको लिखी हुई दिख रही है। तो ये C1 आप कनेक्ट कर चुके हैं। तो ये बन गया आपके पास टॉर्क वोल्टेज एनालॉगस नेटवर्क फॉर द गिवन प्रॉब्लम, एनालॉगस नेटवर्क। ठीक है, तो अब इसके बाद क्योंकि गेट में ये टॉपिक नहीं है तो मुझे लगता है शायद आप लोग बहुत कम ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे भी, लेकिन जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखेंगे और यहाँ तक मेरी बातों को सुनने के लिए रुके भी होंगे। तो इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जहाँ से भी डाउट्स आते हैं, किसी भी प्रॉब्लम आप किसी भी बुक से बनाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ओगाटा फॉलो करें, क्यों फॉलो करें, मतलब जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हो उससे जो भी आपके डाउट्स हैं आप मेरे पास भेज सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स, और मैं आपके प्रॉब्लम्स का वीडियो सोल्यूशन भी दूंगा। तो पैडवॉक ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और उससे पहले आप पैडवॉक जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसको ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ एक और अनाउंसमेंट आपको पता होगा, पैडवॉक ने पेड कोर्सेज अपने लॉन्च कर दिए हैं, तो उस पर कुछ अमेजिंग डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। अभी तक वो डिस्काउंट नहीं आया है, वो डिस्काउंट सिर्फ 24 आवर्स के लिए आएगा। अभी भी अगर आप फीस देखें तो सिर्फ 1999 फीस है, जिसमें पूरा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, जो कि मेनली आप मेरे पास आते हैं पढ़ने। इसके साथ आपको मैं डिजिटल, नेटवर्क, एनालॉग, कंट्रोल, मैथ्स, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट और EMT, ये सभी सब्जेक्ट्स मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो अभी उसकी फ़ी 2000 रुपीज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि जब मैं प्राइस डाउन की बात कर रहा हूँ और अमेजिंग कुछ प्राइस डाउन की बात कर रहा हूँ, तो वो किस प्राइस पर आपको ये सभी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो अगर आप मेरे साथ सिग्नल्स पढ़ना चाहते हैं तो बस ये बेस्ट ऑफर आपके पास आने ही वाला है, स्टे ट्यून्ड विद मी। और इसके बाद सिग्नल्स में आप मास्टर होंगे विद इन 20 डेज। 20 डेज हम सिर्फ सिग्नल्स की क्लासेस लेंगे यहाँ पर, तो 20 डेज में हम अपना सिग्नल्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे साथ सिग्नल्स पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा बैच को, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कनेक्टेड रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए padwalk.com। पैडवॉक ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर मैं आपके लिए बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स अभी लेकर आने वाला हूं। तो बताइएगा मुझे कितने लोग अब अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं मैकेनिकल सिस्टम्स में, मैथमेटिकल मॉडलिंग उनकी करनी हो या फोर्स वोल्टेज, फोर्स करंट, एनालॉगस नेटवर्क्स फाइंड करने हो। तो क्या आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली? और अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियोस पसंद आए तो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स, फिर हम सिग्नल फ्लो ग्राफ करेंगे और उसके बाद फिर हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में मूव करेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा मेरे साथ, जो भी प्रॉब्लम्स हो मेरे साथ डिस्कस कीजिए, अपने डाउट्स मुझे सेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।